सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्या होता है ये तो आप सभी को मालूम होगा कि हम जो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, फिर जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कार इंश्योरेंस होता है, तो हाँ ये वही चीज़ है। लेकिन इसको डिटेल्स में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इंश्योरेंस का कॉमर्स के लैंग्वेज में क्या उसका डेफिनेशन होता है, वो कितने टाइप्स का होता है, एंड और भी कुछ और चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका जो ISC क्लास 11 कॉमर्स का जो कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम बेसिकली जो देखने वाले हैं वो है इंश्योरेंस का बेसिक्स, कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, क्यों इंश्योरेंस किया जाता है, इंश्योरेंस का क्या काम होता है, री इंश्योरेंस क्या होता है, डबल इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस होता क्या है आखिरकार। तो देखिए, इंश्योरेंस का सिंपल मतलब होता है कि वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ पैसा पेमेंट करने के लिए प्रॉमिस करता है, जो जिसके बदले में उसे इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में कुछ पैसा यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। ठीक है, अब हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होगा कि यहाँ पे दो लोग रहने वाले हैं। ठीक है, एक जो इंश्योरेंस देगा एंड एक जो इंश्योरेंस लेगा। ठीक है, तो जो इंश्योरेंस लेता है उसे हम लोग कहते हैं इंश्योर्ड, एंड जो इंश्योरेंस देता है उसे हम लोग कहते हैं इंश्योरर। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि आपने क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे ले रखा है, तो अगर कभी भी आपका शरीर खराब हो जाता है या फिर अगर कभी भी आपको कोई बीमारी हो जाती है, तो उस केस में ये जो आदमी है ये आपको जितना भी वहाँ पे पैसा ज़रूरी है वो सारा पैसा यहाँ पे देने वाला है। लेकिन क्या ये पैसा फ्री में दे देगा? क्या ये आपको ऐसे ही पैसा दे देगा? तो इसका आंसर है नहीं। ये क्या करेगा, ये आपसे हर साल या फिर हर महीने, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बेसिकली वो आपसे एक पीरियड में, मतलब एक रेगुलर इंटरवल में वो आपसे कुछ पैसे यहाँ पे लेने वाला है। ठीक है, ये बोल सकता है कि मैं आपको ये वादा करता हूँ कि अगर आपका कभी भी, अगर आपका कोई बीमारी हो जाता है तो उस बीमारी के केस में मैं आपको 5 लाख रुपए तक देने को रेडी हूँ। ठीक है, तो अगर इसको बीमारी हो गया तो इसका मतलब है ये इसे 5 लाख रुपए देगा। लेकिन क्या ऐसे ही इसे 5 लाख रुपए दे देगा? इससे क्या बदले में कुछ नहीं चाहिए? तो इसका आंसर है कि यस, ये पैसे लेगा। अब ये क्या बोलेगा कि मैं आपको 5 लाख रुपए देने को तो रेडी हूँ, लेकिन बदले में आप क्या कीजिए कि हर महीने मुझे आप 2-2 हज़ार रुपये करके दे दीजिए। आप मुझे हर महीने 2-2 हज़ार रुपये करके देते जाइए, एंड जब आपका शरीर अगर ख़राब हो जाता है, अगर आपको बीमारी हो जाती है, तो उस केस में मैं 5 लाख रुपए तक का खर्चा आपका उठाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो बाय चांस अगर इसका शरीर खराब हो जाता है, मतलब अगर इसको कोई बीमारी हो जाती है, तो उस केस में अगर खर्चा आ जाता है, अगर 4.5 लाख रुपए का, अगर 4.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, तो ये जो 4.5 लाख रुपए का टोटल खर्चा है ये सारा का सारा ये देगा। ठीक है, तो इसी को इंश्योरेंस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इंश्योरेंस में दो लोग होते हैं, एक हम लोग कहते हैं इंश्योरर, एक होता है इंश्योर्ड। अब इंश्योरर वो होता है जो कि इंश्योरेंस किसी दूसरे को देता है, एंड इंश्योर्ड वो होता है जो कि इंश्योरेंस किसी दूसरे से लेता है। अब इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को ये वादा करता है कि अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट हो जाए, अगर किसी का शरीर खराब हो जाता है, या फिर किसी की गाड़ी ठुक जाती है, या फिर किसी के घर में आग लग जाती है, मतलब यहाँ पे पहले से ही बोल दिया जाता है कि अगर ये चीज़ हुआ
तो इस चीज़ के होने पे मैं आपको इतना रुपए यहाँ पे देने वाला हूँ, लेकिन वो जो पैसे है वो फ्री में तो वो देगा नहीं। तो उसके बदले में वो क्या करता है कि वो उससे हर महीना जो है वो 2,000 रुपये लेने, मतलब वो उससे हर महीना 2,000 रुपये जो है वो यहाँ पे लेने वाला है। ठीक है, तो इसी को हम लोग इंश्योरेंस कहते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल समझा दिया। अब आइए इसका मीनिंग देखते हैं। नाउ इंश्योरेंस इज अ डिवाइस बाय विच द लॉस लाइकली टू बी कॉज्ड बाय एन अनसर्टेन इवेंट इज डाइवर्सिफाइड ओवर मेनी पर्सन्स हु आर एक्सपोज्ड टू इट एंड हु प्रिपेयर्स टू इंश्योर देमसेल्फ अगेंस्ट सच एन इवेंट। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट अंडर विच वन पार्टी अग्रीज इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी टू मेक अ लॉस, डैमेज or injury to something of value in which the insured has a pecuniary interest as a result of some uncertain event। ये तो यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज हो गया है। इंश्योरेंस को जैसा कि मैंने आपको सिंपली बोल दिया था कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक यहाँ या तो कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं या तो उसको अग्रीमेंट बोल सकते हैं, इन विच वन पार्टी, एक पार्टी अग्रीज इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी टू मेक अ लॉस, डैमेज और इंजरी टू समथिंग ऑफ वैल्यू। मतलब अगर किसी चीज़ के होने से किसी को कोई नुकसान होता है तो उस केस में उस नुकसान का भरपाई वो करके देगा, लेकिन बदले में उसे कुछ पैसा यहाँ पे चाहिए होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग इंश्योरेंस बोलते हैं। इसको मैं चेंज कर दूंगा, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। आपको सिंपली इतना याद रखना है कि इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी अग्रीज टू कंपनसेट फॉर द लॉसेस ऑफ अनदर पार्टी इन द इवेंट ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट हैपनिंग। मतलब अगर कोई अनसर्टेन चीज़ होता है, इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन। ठीक है, बदले में उसे कुछ पैसा चाहिए, जिसके बदले में अगर कुछ हो जाता है तो उस केस में वो उसको पैसा देने के लिए रेडी होगा। ठीक है, तो इसे ही हम लोग इंश्योरेंस कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि सर मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैंने आज लिया, आज कितना है, आज है 2 मई तारीख है, आज है 2 मई। अब 2 मई को मैंने ये इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, एंड 2 मई 2023 से लेकर के मैंने 2 मई 2025 तक इसमें पैसा जमा किया। ठीक है, अब यहाँ पे 24 महीने में अगर देखा जाए तो 24 महीने तक मैंने पैसा जमा किया है, हर महीना मैंने 2,000 रुपये जमा किए हैं। तो इसका मतलब है कि 48,000 रुपये यहाँ पे जमा हुए हैं। ठीक है, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर 16 जून 2025 को मैं बीमार पड़ जाता हूँ एंड उस बीमारी में मुझे 4 लाख का खर्चा आता है, तो मैंने तो अभी तक सिर्फ 48,000 रुपये ही दिया हुआ है। तो क्या उस केस में मुझे 4 लाख रुपए तक का पैसा मिलेगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल मिलेगा। एंड अगर आपको नहीं मिलता है तो उस केस में आप उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने कितना अमाउंट जमा किया है उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार अगर आपने ये इंश्योरेंस ले लिया तो उसके बाद अगर वो इवेंट हो जाता है तो उस केस में आपको वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि सर अगर यहाँ पे मैंने 48,000 रुपये जमा किए हैं, मतलब 50,000 इसको मान के चलते हैं, लेकिन वहाँ पे 4 लाख रुपए मैं उससे मांग रहा हूँ, तो मैंने उसको सिर्फ 50,000 रुपये दिए हैं एंड मैं उससे 4 लाख रुपए मांग रहा हूँ, तो बाकी का 3.5 लाख रुपए तो वो तो अपने जेब से दे रहा है। तो वो भला ऐसा क्यों करेगा? वाई विल ही डू लाइक दैट? तो इसका आंसर है, देखिए वो वैसा इसलिए, मतलब बेसिकली ये जो बिजनेस होता है ना, ये एक तरीके से आप इसको जुआ के टाइप से बोल सकते हैं, क्योंकि आपको जो इंश्योरेंस है वो एक ऐसे चीज़ के बदले में दिया गया है जिसका होने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, उसका होने का चांस बहुत यहाँ पे कम रहता है। तो आप बोल ही सकते हैं कि मैंने सिर्फ 48,000 रुपये यहाँ पे जमा किए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं उससे 4 लाख रुपए यहाँ पे ले रहा हूँ, तो बीच का 3.5 लाख रुपया वो अपने जेब से भला क्यों देगा? तो वो इसलिए देगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी जो उससे वो इंश्योरेंस वहाँ पे उसने
मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी जिसने उससे इंश्योरेंस वहाँ पे ले करके रखा हुआ है, हर एक आदमी के केस में ये हो रहा है। हो सकता है कि उससे 100 लोगों ने अगर इंश्योरेंस खरीदा होगा तो 100 लोगों में से 5 लोग ऐसे होंगे जिनका मतलब जिनको पैसे देने की यहाँ पे नौबत आ गई है। मैक्सिमम लोगों को पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है ये बेसिकली एक जुआ ही खेलती है, ठीक है। वो आपसे इतना पैसा ले करके आपको उसका 10 गुना पैसा देने के लिए इसलिए रेडी हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि वो 10 गुना पैसा देने का भी जो चांसेस है वो बहुत लो है, ठीक है। वो बहुत कम चांसेस हैं कि उनसे जो पैसा है वो वहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। मैंने भी अपने फैमिली मेम्बर्स को देखा था कि उन्होंने भी इंश्योरेंस ले रखा था, लेकिन जो इंश्योरेंस है वो मतलब मुझे छोड़ के मैंने शायद 5 लाख में से 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। मेरे अलावा मेरे घर में जितने भी लोग हैं उन सभी का इंश्योरेंस अनयूज्ड रहा। तो वो लोग जानते हैं, वो लोग इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं कि ये जो पैसा है इसका यूज़ मतलब आने का चांस बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि अगर आएगा तो पैसे नहीं देंगे, पैसे तो हम लोग देंगे ही, लेकिन वो आएगा ही नहीं, आप इतना मान के चल लीजिए यहाँ पे। इसीलिए वो लोग इंश्योरेंस कंपनी करवाते हैं। यहाँ पे मैंने जैसा कि बोला कि अगर 100 लोगों ने उन्हें 48,000 रुपये दे करके रखे हुए हैं, इसका मतलब कितना पैसा है उनके पास। इसका मतलब अगर देखा जाए तो 48 लाख रुपए अभी उनके पास में हैं। एंड 48 लाख रुपए में से वो आपको कितना दे रहा है, वो 48 लाख रुपए में से अगर 5 आदमी को देखे तो 35 तो 3.5 लाख करके अगर देखा जाए तो करीब 11 लाख रुपए वो दे रहा है, ठीक है। 11 लाख रुपए उसने 5 लोगों को दे दिए जिन्होंने उनसे मांगा था। तो 48 लाख रुपए उसके पास थे, उसमें से सिर्फ 11 लाख रुपए ही गए हैं। बाकी के 95 लोगों का पैसा तो अभी भी उनके पास है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़े, लेकिन यस अगर होता है तो देना ही होगा। तो ये बेसिकली एक गैम्बलिंग जैसा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोल दिया जाता है अनसर्टेन इवेंट, मतलब वो इवेंट जो है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो होप आपको इंश्योरेंस समझ में आया होगा। अब इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंश्योरेंस। तो देखिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है ग्रांटिंग सिक्योरिटी टू द पीपल। Insurance primarily serves the purpose of granting security against losses and damages to people. It is an agreement entered into by two parties in which one promises to protect other from losses in return for a premium paid by other party. One party is insurance company and the other is insured. Insurance companies guarantee the insured of compensation in case of any unfavorable contingency. Insured need to pay premium to insurance companies in return for guarantee of compensation. तो देखिए पहला चीज़ तो यही है कि लाइफ में कब क्या हो जाए इसका कोई ठीक नहीं है। तो ऐसे में अगर इंश्योरेंस रहेगा तो बहुत हेल्पफुल वहाँ पे हो सकता है। जैसे मेरा ही कोई रिलेटिव था, अभी उनके पास इंश्योरेंस, ही डिड नॉट हैव एनी इंश्योरेंस, ठीक है। उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पे लिया हुआ नहीं था एंड उनका जो खर्चा है वो इतना हो गया कि उनके जेब से गया एंड अभी जो उनका इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ख़राब कंडीशन है। तो इसीलिए लाइफ में अनसर्टेनिटी है कि कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है। रास्ते पे जा रहे हैं, कोई गाड़ी आके ठोक जाएगी। तो वैसे केस में अगर हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो जो हॉस्पिटल का जो इतना बड़ा बड़ा बिल आता है उससे तो बच ही जाएंगे, ठीक है। फिर है मिनिमाइजेशन ऑफ लॉसेस। अब देखिए अगर मेरा गाड़ी ठुक जाता है, ठीक है, अगर गाड़ी ठुक जाता है तो फिर वहाँ पे मेरा नुकसान तो होगा ही। मुझे गाड़ी के सारे मतलब अगर मेरा गाड़ी ठुक जाता है तो मेरा सारा पैसा वहाँ पे डूब जाएगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस रहेगा तो कुछ पैसा मुझे वहाँ पे कंपनसेशन का आ सकता है। तो इसकी वजह से मेरा जो टोटल गाड़ी के ऊपर में जो लॉस होने वाला था वो कम हो जाता है। अगर मेरी 15 लाख की गाड़ी ठुक जाती है और वो पूरे तरीके से मतलब एकदम पूरे तरीके से वो ख़त्म हो जाती है तो मुझे 15 लाख का नुकसान होगा। लेकिन वहीं अगर 10 लाख का कंपनसेशन अगर इंश्योरेंस कंपनी मुझे यहाँ पे दे देती है तो उस केस में मेरा जो लॉस है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है।
फिर डाइवर्सिफाइंग द रिस्क, इंश्योरेंस वर्क्स टुवर्ड्स डाइवर्सिफाइंग द रिस्क अमंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इट एम्स एट रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एनी फ्यूचर कंटीजेंसी बाय स्प्रेडिंग द ओवरऑल रिस्क एसोसिएटेड विद इट, इट इज मीडियम थ्रू विच पीपल शेयर। अब डाइवर्सिफाइंग द रिस्क का मतलब क्या होता है कि देखिए, आप जो किसी से आपने अगर इंश्योरेंस कंपनी लिया हुआ है तो आपको जो वहाँ पे पैसा मिलने वाला है वो किसके बेसिस पे मिलने वाला है, बेसिकली जो रिस्क होता है रिस्क के बेसिस पे मिलने वाला है। वहाँ पे टोटली रिस्क है कि ये पैसा जो है ये आपको मिल सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है, मतलब टोटली वहाँ पे ये है। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है तो उस केस में टोटली आप रिस्क में है कि कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है। तो इंश्योरेंस लेने से होता क्या है बेसिकली कि अगर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस यहाँ पे लिया हुआ है तो ये 5 लाख रुपया जो है ये मतलब ये 5 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है, इसका मतलब मेरा जो रिस्क है उसका वैल्यू 5 लाख रुपए है, मतलब कंपनी को मुझे 5 लाख रुपए देने होंगे। अब अगर मैंने इंश्योरेंस ले करके रखा हुआ है तो ये जो पहले जो 5 लाख का रिस्क एक ही आदमी के ऊपर में था वही रिस्क अब करोड़ों लोगों के ऊपर में बट जाता है। इसका मतलब है कि जब भी आप इंश्योरेंस वहाँ पे लेते हैं तो आपको जो पैसा है वो बहुत लोगों के अकाउंट में से थोड़ा थोड़ा ले करके आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे जो कंपनी का रिस्क था कि उसे एक आदमी को पैसा देना है, वो रिस्क अब ये हो जाता है, मतलब डाइवर्सिफाई हो जाता है। उसे अब एक आदमी को पैसा तो देना है ही, लेकिन एक ही अपने जेब से देने की ज़रूरत नहीं है। वो अलग अलग लोगों ने जो उसके पास पैसे यहाँ पे दिए हुए हैं वो उसमें से थोड़ा थोड़ा ले करके अपने पास उसमें दे सकते हैं। मतलब बेसिकली ये है कि आप अगर इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपके ऊपर में जो टोटल रिस्क था कि आपको इतने पैसे का नुकसान हो सकता था, ये हो सकता था, वो रिस्क का आपको चिंता करने का ज़रूरत है नहीं। वो रिस्क जो है वो बहुत लोगों के ऊपर में डिवाइड हो गया है। अगर सिंपली बोले तो जिन जिन लोगों ने उस कंपनी में इंश्योरेंस खरीदे हुए हैं उन सभी लोगों के ऊपर में उसको थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी जो है वो आ गया है। ठीक है, फिर रिड्यूसिंग द एंग्जाइटी एंड फियर, भाई हमेशा ये रहता है, लोग डरे डरे रहते हैं, सहमे सहमे रहते हैं कि गाड़ी लेकर के रास्ते पे निकले हुए हैं, अगर ठुक जाएगी तो क्या होगा। फिर उसके बाद आजकल तो रूल ही बना दिया गया है कि अगर आप रास्ते पे गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है। तो अगर इंश्योरेंस रहेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो डर है ये डर वहाँ पे नहीं रहने वाला है। सेम चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस के केस में भी होता है कि जब आदमी का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहता है तो थोड़ा सा भी अगर शरीर में अगर तकलीफ़ होता है तो उसकी वजह से आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है। इसलिए नहीं कि उसे कोई रोग हो गया है, इसलिए कि भाई ये रोग को ठीक करवाने जाएंगे तो इसका पैसा कहाँ से आएगा। तो इंश्योरेंस की वजह से ये जो डर और चिंता रहता है ये बहुत कम हो जाता है। ठीक है, फिर मोबिलाइजेस द सेविंग, या फिर सेविंग का मतलब क्या है, mobilization of savings is another important objectives of insurance. It attracts people for investment by presenting them with numerous insurance policies guaranteeing of compensation for losses. मतलब सिंपल सा बात है कि आप अगर पैसे को सेव करके रखते हैं तो वहाँ पे वो पैसा जो है वो बहुत आपको कम रिटर्न वहाँ पे देने वाला है। लेकिन अगर आप उसे इंश्योरेंस के केस में दे देते हैं तो इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो अगर आपने, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि मैंने 48,000 रुपये वहाँ पे लगाए हुए थे, लेकिन मुझे 4.5 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे पैसा मिल गया था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सेविंग्स लोग घर में रखते हैं फिर बैंक में रखते हैं वो पैसे लोग अब इंश्योरेंस में लगाते हैं ताकि उनको जो रिटर्न है बेसिकली वो ज़्यादा मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेंगे सर रिटर्न नहीं भी तो मिल सकता है, तो सेम चीज़ तो दूसरे में भी है। अगर मैंने अपने सेविंग्स को किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहाँ पे भी तो हो ही सकता है कि मैंने 48,000 रुपये कंपनी में इन्वेस्ट किए एंड जब पैसा 2 साल बाद पूरा डूब गया, 48,000 का 48,000 वहाँ पे मतलब कुछ नहीं मिला, ये तो वहाँ पे भी हो सकता है। तो रिस्क तो हर जगह है, लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर रिस्क है तो यहाँ पे आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, फिर है जनरेशन ऑफ
कैपिटल। अब देखिए इंश्योरेंस कंपनी जो है, आप ये सोचते हैं कि अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी में पैसा देता हूँ तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पैसा अपने पास में रखती है, तो ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि वो जो पैसा है उसे दूसरे जगहों पे इन्वेस्ट करती है, किसी कंपनी में लगा दिया, फिर किसी कोई यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है ये क्या करती है कि जो भी पैसा इनके पास में आता है ये पैसा ये किसी दूसरे इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करती हैं, जिनकी वजह से उन इंडस्ट्रीज़ को जो है वो कैपिटल मिल पाता है। ठीक है, अब इसके बाद है पर्पस ऑफ इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस किया क्यों जाता है। तो इसका भी सेम वही चीज़ है जो उसका ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे दो तरीकों से दे दिया है। तो पहला है टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द इंश्योर्ड, सेम वही चीज़ है कि जो इंश्योर्ड है वो ताकि सिक्योर रहे, कि अगर कुछ भी होता है तो मुझे घबराने की ज़रूरत है नहीं, मेरे पास इंश्योरेंस है तो वो जो पैसे हैं वो मुझे मिल ही जाएंगे। तो ये जो सिक्योरिटी है ये सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनीज को मिलता है, जो इंश्योरेंस खरीदते हैं उनको मिलता है। सो वन ऑफ द प्राइम रीजन फॉर एंटरिंग इनटू एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज टू सीक फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ अ लॉस फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस, मतलब कब क्या हो जाए उसका कोई ठीक नहीं है। तो उससे बढ़िया यही होगा कि इंश्योरेंस खरीद लो ताकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो हमेशा ही हमारे हाथ में रहे। ठीक है, फिर protection for your loved ones, medical insurance can help you and your family get the right sort of treatment over and cover hospitalization expenses. It helps you to take care of it, मतलब आप इंश्योरेंस खरीद के अपना तो ख्याल रखते ही हैं, लेकिन अगर आप अपने घर वालों का इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे जो आपके घर वालों का भी जो प्रोटेक्शन है वो भी यहाँ पे हो पाता है। फिर collective risk, another function of an insurance contract is that it helps a number of individuals get an insurance policy to safeguard themselves from the losses that may occur due to an unfortunate event. This strategy works on the principle that not all of the policy holders for a particular risk will feel it at the same time. For example, if a total of 50,000 people are insured against damage to their cars due to accident, the most likely scenario is that only a few of them would have accidents in a single year. So the amount they claim from the insurance company for the financial losses due to the accident would be adequately covered by the insurance premiums from all 50,000 policy holders. जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर इंश्योरेंस में आप किसी से, अगर आपका इंश्योरेंस का ज़रूरत हो जाता है, मतलब जिस चीज़ के लिए आपने इंश्योरेंस वहाँ पे ख़रीदा हुआ था वो अगर आपको वहाँ पे पैसा लेने का टाइम आ जाता है तो उसमें क्या होगा कि आपका जो रिस्क था, मतलब आपको जो पैसे जो कि कंपनी को देने थे वो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप ही को, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वो जो पैसा है वो कंपनी को देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाला है। आपका जो रिस्क था, क्योंकि आपने अगर वहाँ पे इंश्योरेंस खरीदा हुआ है तो आपने अपने रिस्क को देख कर वहाँ पे इंश्योरेंस खरीदा हुआ है कि मेरे साथ अगर ये हो जाएगा तो मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। एट द सेम टाइम अगर कंपनी ने आपको वहाँ पे इंश्योरेंस दिया हुआ है तो उसके पास भी हमेशा ये रिस्क रहता ही है कि उसे भी आपको पैसे देने हैं। तो अगर कभी ऐसा हो जाता है कि कंपनी को सचमुच आपको पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो पैसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब वो अपनी जेब से आपको देगी, वैसा वहाँ पे होगा नहीं। आपको अगर इंश्योरेंस का पैसा देना है तो वो दूसरे लोगों ने जो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ से थोड़ा थोड़ा ले करके आपको दे दिया जाएगा। मतलब एक आदमी के ऊपर में जो कंपनी का रिस्क रहता है वो डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर है risk assessment. Insurance organization play an important role in determining the actual amount of risk from the occurrence of a particular event by assessing the situation. They analyze all the aspects of a risk carefully to make an informed decision. It helps them to arrive at the final insurance amount as well as fix the premium to be paid by the insured. ये कोई ढंग का पॉइंट नहीं है, इसको हटा दीजिए। फिर सर्टेनिटी, वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग अ पॉलिसी फॉर द इंश्योर्ड इज दैट दे कैन फील सिक्योर अबाउट द सेम। वही चीज़ है कि आपको जो सिक्योर्ड है, आपको सिक्योरिटी हमेशा ही वहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, फिर हेल्प्स टू फोरस्टॉल लॉसेस, फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट्स
फोरस्टॉल लॉसेस वही चीज़ है कि अगर मेरे को नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान में मुझे अपने जेब से पैसे भरने पड़ेंगे, तो उससे बेटर यही होगा कि मैं अगर इंश्योरेंस खरीद करके रखता हूँ तो ये जो मेरा लॉस है वो बहुत कम हो जाएगा अगर मेरे पास इंश्योरेंस रहता है। ठीक है, फिर फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ कुछ कंट्रीज़ में कंपलसरी कर दिया जाता है कि आपको इंश्योरेंस लेना ही है। जैसे हमारे देश में क्या है कि अगर आप रास्ते पे गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो उस केस में आपको इंश्योरेंस ले करके निकलना होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको सरकार ने कंपलसरी कर दिया है, तो इंश्योरेंस का यहाँ पे भी यूज़ आ जाता है कि वो जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफ़िल कर सकते हैं। सरकार ने जो वहाँ पे एक क्राइटेरिया वहाँ पे लगा रखा है उसको आप यहाँ पे फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, फिर इट अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ बिग बिजनेसेस। ये तो मैंने आपको बोला ही था कि इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है कि वो धीरे धीरे आपसे पैसे लेती है, तो इसकी वजह से वो तो खुद तो ग्रो करती ही है, लेकिन आपसे जो पैसे उसने वहाँ पे ले करके रखे हुए हैं वो पैसा वो किसी दूसरे बिजनेस में लगा देती है, जिनसे उन बिजनेसेस को भी ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे बोलेंगे सर वो तो मेरा पैसा है, तो मुझसे बिना पूछे वो कैसे किसी दूसरे कंपनी में लगा सकती है। तो देखिए इसका आंसर ये है कि इंश्योरेंस कंपनी में आपका पैसा तभी होता है जब आपको वो नुकसान होगा। आपने जिस चीज़ के लिए इंश्योरेंस वहाँ पे ले रखा है, अगर वो चीज़ हो जाता है तो वो पैसा आपका पैसा है। नहीं तो अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी को एक बार पैसा दे दिया तो वो पैसा उसी का हो जाता है। आपका अगर नुकसान हो गया तो आपको वो पैसा मिलने वाला है, तब आप बोल सकते हैं कि ये मेरा पैसा है। बट इसके अलावा आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वो मेरा पैसा है, मुझसे बिना पूछे कैसे इन्वेस्ट कर दिया। एक बार आपने इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे दिया तो वो उसका हो जाता है। एंड इट कैन हेल्प इन बूस्टिंग द इकोनॉमी। सेम वही बात है कि जब इंश्योरेंस कंपनी मतलब जब इंश्योरेंस रहने वाला है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, हर एक आदमी के पास, हर एक इंस्टीट्यूशन के पास ये सिक्योरिटी रहता है कि हाँ ये चीज़ के बदले में मैं सिक्योर्ड हूँ। तो इसकी वजह से अगर मैंने इंश्योरेंस ले रखा है तो मुझे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे इसका ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हमने इसके प्रीवियस पॉइंट में यहाँ पे देखा कि इसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप होती हैं, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में जाती है। फिर जो कंपनीज भी इंश्योरेंस अपना ले करके रखती है, बड़े बड़े कंपनीज अपना इंश्योरेंस वहाँ पे ले करके रखती है, तो क्योंकि इंश्योरेंस है इसीलिए जो बिजनेस हाउसेस हैं वो बिजनेस करने के लिए सामने में आते हैं, क्योंकि अगर इंश्योरेंस ना रहे तो वो लोग भी बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट वहाँ पे दिखाएंगे नहीं। तो इंश्योरेंस है बोल के यहाँ पे बिजनेस हाउसेस आ रहे हैं एंड इसी की वजह से हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका ग्रो हो रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। ठीक है, फिर जो दूसरे दो यहाँ पे डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है री इंश्योरेंस एंड दूसरा है डबल इंश्योरेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं डबल इंश्योरेंस क्या होता है। डबल इंश्योरेंस इज डिस्क्राइब्ड एज एन इंश्योरेंस अरेंजमेंट इन विच अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और रिस्क इज इंश्योर्ड विथ मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ द सेम इंश्योरर और विथ मल्टीपल इंश्योरेंस फॉर द सेम पीरियड। इट इज मेड टू अटेन सिक्योरिटी एंड सेटिस्फैक्शन विच द इंश्योरेंस विल मेक गुड द लॉस occur to the insured. In the event of loss, the insured can claim compensation from all the insurance under the concerned policies. However, the total amount of compensation cannot exceed the actual loss incurred to him, and so the insurance will contribute in the proportion of the sum insured. मतलब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि देखिए जब एक ही चीज़ के लिए अलग अलग कंपनीज से इंश्योरेंस ले लिया जाता है तो उससे हम लोग डबल इंश्योरेंस कहते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे किस चीज़ को बोला जाए कि मान के चलते हैं कि मेरा एक गाड़ी है, ठीक है। अब गाड़ी के केस में मैंने वहाँ पे इंजन का इंश्योरेंस जो है वो मैंने बजाज से ले करके रखा हुआ है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो उसका जो ये है इंटीरियर का इंश्योरेंस मैंने यहाँ पे इससे ले करके रखा हुआ है, क्या बोलते हैं, मैक्स भूपा से लेकर के रखा हुआ है। तो जब एक ही चीज़ का इंश्योरेंस अलग अलग इंश्योरर से करवाया जाता है, ठीक है, मतलब सिंपली आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज किसी एक ही चीज़ का इंश्योरेंस देती है तो उस केस में उसे डबल इंश्योरेंस
कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने अपना अगर हेल्थ इंश्योरेंस उससे भी ले करके रखा हुआ है, उससे भी ले करके रखा हुआ है, तो इससे हम लोग डबल इंश्योरेंस कहते हैं। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो मुझे 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रही थी, अब अगर मैंने दूसरे कंपनी से इंश्योरेंस यहाँ पे करवाया हुआ है तो वो भी क्या मुझे 5 लाख का इंश्योरेंस देगी? तो इसका आंसर है नो। ये तभी होता है, इससे मतलब ये जब होता है तो उसके पहले जो इंश्योरेंस कंपनी से आप यहाँ पे इंश्योरेंस ले रहे हैं वो आकर के सबसे पहले वहाँ पे ये देखती है कि आपको कितना का इंश्योरेंस देना है। जैसे अगर ये आदमी अपने हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है 5 लाख रुपए का, तो ये जो 5 लाख रुपए हैं अगर ये 2 कंपनी से यहाँ पे ले रहा है तो सबसे पहले वो दोनों कंपनीज ये देखेंगे कि इसे 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देना भी चाहिए या फिर नहीं। एंड उसके बाद वो लोग हो सकता है कि 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस को अपने हिसाब से बांट ले कि 2.5 लाख मैं देने वाला हूँ एंड 2.5 लाख तुम देने वाले हो, तो इसको डबल इंश्योरेंस कहते हैं। अब आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस किसी एक आदमी से यहाँ पे ले करके रखा हुआ है एंड मैं 5 लाख का इंश्योरेंस किसी दूसरे आदमी से भी यहाँ पे ले करके रखूँगा, वैसा नहीं होगा। जो उसका फेयर वैल्यू है आपको सिर्फ उतना का ही इंश्योरेंस यहाँ पे मिलने वाला है एंड वो आप चाहे जितने भी कंपनी से यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको नुकसान हो जाता है तो आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि मैंने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दो कंपनी से ले करके रखा हुआ है तो पहले कंपनी भी मुझे 5 लाख देगी, दूसरी कंपनी भी मुझे 5 लाख देगी, ये अलाउड है नहीं। ठीक है, आपको सबसे पहले एक अमाउंट बोल दिया जाएगा कि इतना अमाउंट का इंश्योरेंस हम आपको देने के लिए रेडी हैं एंड ये जो अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस होगा इसी को छोटे मोटे पार्ट्स में यहाँ पे बांट दिया जाएगा, तो इसको हम लोग डबल इंश्योरेंस कहते हैं। अब यहाँ पे हो ही सकता है कि कोई कंपनी मतलब एक चीज़ का इंश्योरेंस उसने अगर मैक्स बूपा से करवा रखा है तो वो उसी चीज़ का इंश्योरेंस हो सकता है कि यहाँ पे किसका नाम ले, वो अगर मैं अभी भूल गया कि उसका नाम क्या था, कोई भी यहाँ पे कंपनी ले लेते हैं कि अगर एक चीज़ का इंश्योरेंस ऑलरेडी एक कंपनी ने कर दिया है एंड मैंने उसी चीज़ का इंश्योरेंस फिर से दूसरे कंपनी से करवाया बिना उसे कुछ बोले, तो ऐसे केस में सिंपल बात है आपका इंश्योरेंस ही वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड उसके और भी रूल्स होते हैं कि आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। तो ये अलाउड नहीं है कि आप एक ही चीज़ का इंश्योरेंस जो है वो अलग अलग करके ले। अगर आपको एक ही चीज़ का इंश्योरेंस 2 या 2 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से लेना है तो आपको वहाँ पे उन दोनों का सहमति से ही यहाँ पे लेना होगा। ठीक है, एंड डेफिनेशन ऑफ री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? री इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज टू अदर इंश्योरेंस कंपनीज टू कवर अ लार्ज लॉसेज व्हेन इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट केपेबल ऑफ बियरिंग द एंटायर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रोवाइडेड टू द इंश्योर्ड देन इट कैन गो फॉर री। मतलब सिंपल बात है कि मुझे जिसने इंश्योरेंस दिया हुआ है अगर वो खुद अपने आप को अगर वो खुद इंश्योरेंस खरीदता है तो उससे हम लोग री इंश्योरेंस यहाँ पे कहते हैं। जैसे अगर ये बेसिकली यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के यहाँ पे केस में होता है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक जहाज़ का इंश्योरेंस यहाँ पे ले करके रखा हुआ है कि अगर जहाज़ डूब जाती है तो अब एक जहाज़ तो भाई 1-2 रुपये में तो आती नहीं है, करोड़ों रुपए उसके दाम होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 50 करोड़ का जहाज़ का इंश्योरेंस ले करके रखा हुआ है। ठीक है, ये है ए एंड ये है बी। अब बी ने क्या बोला ए को कि अगर तुम्हारा जहाज डूबता है तो मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए यहाँ पे देने वाला हूँ। अब ये जो बी है इसे बाद में चल के ये लगता है कि नहीं भाई मैं उसे इंश्योरेंस दे नहीं पाऊँगा, तो फिर ये क्या करती है कि ये दूसरे कंपनी जो कि सी है, ये सी को जा कर के बोलती है कि देखो मैंने उसको जहाज़ का इंश्योरेंस तो दे दिया बट मुझे लगता नहीं है कि मैं उसे पैसे दे पाऊँगा, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए वो इंश्योरेंस कर दो। मतलब अगर इसको नुकसान होता है तो मैं तुमसे पैसा लूँगा एंड जा कर के इसको दूंगा। तो इसने इसको इंश्योर किया एंड इसने इसको इंश्योर किया, तो इसी को हम लोग कहते हैं री इंश्योरेंस। जब एक इंश्योरर खुद अपना इंश्योरेंस किसी दूसरे से करवा लेता है तो उसे हम लोग यहाँ पे री इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिफरेंसेस बिटवीन डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डबल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज़ का इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पे 2 लोगों के द्वारा
करवाया जाता है, जबकि री इंश्योरेंस में एक आदमी जिसने ऑलरेडी किसी दूसरे को इंश्योरेंस दे रखा है वो खुद अपना इंश्योरेंस किसी दूसरे से करवाता है। ठीक है, अब बात करें डबल इंश्योरेंस किन किन चीज़ों का होता है। तो डबल इंश्योरेंस बेसिकली प्रॉपर्टी का होता है। जैसे मैंने अपने घर का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो अगर मेरा घर का फॉर एग्जांपल अगर जो फर्स्ट फ्लोर है वो अगर टूट जाता है तो उसका पैसा मैं बजाज से लूँगा, एंड अगर सेकंड फ्लोर टूट जाता है तो उसका पैसा मैं मैक्स भूपा से लूँगा। तो ये जो डबल इंश्योरेंस है वो प्रॉपर्टी के केस में ज़्यादा होता है, जबकि री इंश्योरेंस का जो सब्जेक्ट मैटर है, मतलब री इंश्योरेंस किस चीज़ का होता है, तो जो इंश्योरेंस ऑलरेडी हो चुका है उसका री इंश्योरेंस होता है। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर के बारे में बोला जा रहा है कि किस चीज़ का यहाँ पे इंश्योरेंस होगा। तो डबल इंश्योरेंस में प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होगा, एंड री इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस ऑलरेडी हो चुका है उसका इंश्योरेंस होगा। ठीक है, फिर कंपनसेशन क्या है। तो कंपनसेशन के केस में क्या होता है कि अगर मेरा नुकसान हो जाता है तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पे इंश्योरेंस दे रखा है, मैं हर एक आदमी से डबल इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेंस का पैसा मांग सकता हूँ। जैसे अगर मेरा फर्स्ट फ्लोर टूटा है तो उसका पैसा अगर मैं बजाज से मांगता हूँ, तो सेकंड फ्लोर अगर एंड सेकंड फ्लोर भी अगर टूट जाता है तो उसका पैसा मैं अगर मैं यहाँ पे मैक्स भूपा से मांगता हूँ। तो अगर इन केस मेरे दोनों फ्लोर्स टूट जाते हैं तो मैं दोनों से यहाँ पे पैसा मांगने को रेडी हूँ। ठीक है, फिर इट कैन बी क्लेम्ड। अब अगर री इंश्योरेंस के केस में होता है तो क्या होता है, इट कैन बी क्लेम फ्रॉम द ओरिजिनल इंश्योरेंस हु विल क्लेम फ्रॉम द सेम फ्रॉम री इंश्योरर। मतलब अगर मेरा नुकसान हुआ है तो मैं तो जिसने मुझे पॉलिसी बेची है मैं उसको जा करके अपना कंपनसेशन का बारे में बोलूँगा। अब वो जाके दूसरे को बोलेगा, उससे मेरे को मतलब नहीं है। लेकिन री इंश्योरेंस के केस में मुझे बस इतना ही देखना है कि जिसने मुझे यहाँ पे पैसे, मतलब जिसने मुझे इंश्योरेंस दिया, मैं जा करके उससे पैसा मांगूंगा, एंड वो जा करके उससे मांगेगा जिसने उसको इंश्योरेंस वहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अगर लॉस के बारे में बोला जाए तो लॉस विल बी शेयर्ड बाय द इंश्योरर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ द सम इंश्योर्ड। डबल इंश्योरेंस में जिसने जितना देने का वादा किया है वो उसी हिसाब से यहाँ पे लॉस का कंपनसेशन करेगा, जबकि री इंश्योरेंस के केस में द री इंश्योरर विल ओनली बी लायबल फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ री इंश्योरेंस। मतलब जिसने दोबारा से यहाँ पे इंश्योरेंस करके दिया हुआ है तो उसने यहाँ पे जितना का इंश्योरेंस का बात किया है वही यहाँ पे वो उसको देने का है। इसका एग्जांपल ये है कि अगर ये आदमी है एंड ये है, अब इसने इसको 50,000 रुपये का इंश्योरेंस दे रखा था, लेकिन ये जाके खुद अपना 25,000 रुपये का इंश्योरेंस करवा लेता है। तो अब क्योंकि ये इससे 50,000 रुपये मांग रहा है तो ये इससे जा करके 50,000 रुपये मांग नहीं सकता है। जितना री इंश्योरेंस हुआ है सिर्फ उतना ही पैसा वो वहाँ से जा करके मांग सकता है। फिर डबल इंश्योरेंस क्यों किया जाता है, तो उसका एम है टू अश्योर द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस, एंड मतलब बेसिकली है कि इंश्योरेंस करके जो फ़ायदा होता है उसी के लिए डबल इंश्योरेंस करवाया जाता है कि एक कंपनी के द्वारा या फिर 2-3 कंपनी के द्वारा अगर इंश्योरेंस करवाने से फ़ायदा है तो उस केस में डबल इंश्योरेंस करवाया जाता है। जबकि जो री इंश्योरेंस है वो जो इंश्योरर है, मतलब जिसने ऑलरेडी दूसरे को वादा किया हुआ है कि मैं तुम्हें इतना पैसा देने वाला हूं, तो उसका जो रिस्क है उसको कम करने के लिए री इंश्योरेंस करवाया जाता है। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑफ इंश्योर्ड, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट। एक सेकेंड, हाँ अब देखिए डबल इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक जिसने इंश्योरेंस दिया एंड एक जिसने इंश्योरेंस खरीदा। अब ये जो इंश्योरेंस देने वाले लोग हैं ये 2-3 हो सकते हैं, लेकिन जो मेन पार्टी है वो तो सिर्फ 2 ही है। तो अगर इसमें इंश्योर्ड को कुछ भी हो जाता है तो वो तो जाके इंश्योरेंस मांग ही सकता है। लेकिन अगर री इंश्योरेंस के केस में बात किया जाए तो री इंश्योरेंस के केस में यहाँ पे 3 पार्टीज है। ये है हमारा इंश्योर्ड, ये है इंश्योरर एंड ये है री इंश्योरर। अब अगर इंश्योर्ड को लॉस हो जाता है तो वो जाके थोड़ी री इंश्योरेंस से मांगने वाला है। तो अगर री इंश्योरेंस के केस में अगर नुकसान होता है तो उसमें इंश्योर्ड का कोई भी इंटरेस्ट वहाँ पे रहेगा नहीं, क्योंकि री इंश्योरर जिसने इंश्योर किया है उसके लिए वो होता है। ठीक है, री इंश्योरेंस इज नॉट फॉर द इंश्योर्ड, इट इज़ फॉर द इंश्योरर। एंड अगर कंसेंट ऑफ इंश्योर्ड की बात की जाए तो भाई जाहिर सी बात है अगर डबल इंश्योरेंस है तो 2-3 कंपनीज अगर
किसी को इंश्योरेंस दे रही है तो पहले जिसको इंश्योरेंस दे रही है उससे तो पूछ लो। तो इंश्योरेंस जो है, डबल इंश्योरेंस के केस में उन दोनों आदमी से पूछना कंपलसरी हो जाता है, जबकि री इंश्योरेंस के केस में पूछने की जरूरत नहीं है। अगर इसने इसको इंश्योरेंस दे रखा है तो अब थोड़ी ये जब अपना खुद का इंश्योरेंस करवाने जाएगा तो वो इससे जाकर के पूछेगा कि देखो मैंने तुमको इंश्योरेंस तो दे दिया लेकिन मैं अब तुम्हें पैसा दे नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं जाके खुद अपना इंश्योरेंस वहाँ पे करवा रहा हूँ। ये पूछने की जरूरत उसको है नहीं, क्योंकि वो बोलेगा कि मुझे इससे क्या लेना देना है, मैंने तुमसे इंश्योरेंस खरीदा हुआ है, अगर मुझे नुकसान होता है तो मैं तुमको पकड़ने वाला हूँ। अब तुम किसी दूसरे के पास जाकर के अपना इंश्योरेंस करवाते हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो ये था हमारा आज का पोर्शन, जिसमें बेसिकली हमने ये जाना कि इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पर्पस क्या है, डबल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। ठीक है, अब मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, जय हिंद।